बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, विजय एक एक्टर और वहाँ पे इंडिया में सीएम बन गया तमिलनाडु में। अब उसने सीएम का जब हलफ उठाया तो उसके पास राहुल गांधी और बाकी उसके इत्तेहादी मौजूद थे। वहाँ पे उसने एक मरतबा फिर सेल्फी ली, जैसे वो हमेशा अपने फैंस के सामने, अपने क्राउड के सामने, अपनी पार्टी के लोगों के सामने वो सेल्फी लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने पहले ही बॉल पे चिक्का मारा। जैसे ही वो हुकूमत में आया, उसने हलफ उठाया। जो पहली दो चीज़ों पे उसने दस्तखत किए, उनमें एक चीज़ तो ये है कि उसने तमिलनाडु के लोगों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। अब आप देखें ना, एक तरफ मरियम नवाज़ ने, बिलावल ने, अलीम खान ने, इन सब ने वादे किए थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। और इन झूठों ने हुकूमत में आने के बाद ना सिर्फ बिजली 4 गुना महंगी कर दी, बल्कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी। तो कितने बड़े फ्रॉडिये हैं ये। सारे कारोबारी लोग हैं, इन सब के अपने अपने धंधे हैं और ये अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आते हैं और फिर सियासत के ज़रिए से अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। और वो शख्स अपना बड़ा कारोबार छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री में था, 200 करोड़ उसको एक फिल्म का मिल जाता था, वो छोड़कर सियासत में आ गया और आकर उसने पहला हुक्म दिया कि उसके सूबे के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इंडिया में ये पहली रियासत नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है। इंडिया में इससे पहले भी कई रियासतें बिजली के ऊपर सब्सिडीज देती हैं, बिजली मुफ्त भी देती हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट तक मुबैना तौर पे बिजली वहाँ पे फ्री है। कई और जगह पे भी वो खास रियायतें आवाम को देते हैं। अब तमिलनाडु में 200 यूनिट तक उसने बिजली मुफ्त कर दी। और इसके अलावा जो दूसरा उसने दस्तखत किया वो ये किया कि ड्रग्स के हवाले से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये वहाँ पे बड़ा अहम इशू है। तो ये दो इशूज सबसे पहले उसने दस्तखत किए और पब्लिक ने उसको बहुत सराहा भी इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान में जो है ना, वो हमारी तरजीहात ही कुछ और है। हमारे हुकूमती वज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही, कौमी खजाना खाली है, इसलिए हम पेट्रोल पे लेवियां लगा रहे हैं, या ये जो हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, या जो इजाफी टैक्सेस ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल पे, चाहे बिजली पे, चाहे गैस पे, ये इसलिए ले रहे हैं कि टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे, कौमी खजाना खाली है। अब ये वफाकी वज़रा खुद मानना शुरू हो गए हैं। क्यों? ये ना इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कई दिनों से समझा रहा हूं कि पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी हुकूमत की बची नहीं है। लोगों को आसिम मुनीर साहब पे या उनकी टीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी पाकिस्तान में पैसा लगाने को, कारोबार करने को तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के बाहर। ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को काम पड़ा हुआ है आसिम मुनीर साहब से, इसलिए उसने गेम चुक के रखी हुई है, आसिम मुनीर साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, क्योंकि ट्रंप को काम पड़ा हुआ है। जब उसका काम निकल जाएगा तो जैसे हमेशा अमेरिका लात मारता है, वैसे ही अमेरिका लात मारेगा। ये उसका एक पुराना तरीक़ाकार है और हमने ये हमेशा होते हुए देखा है। थोड़े बहुत पीनट्स वो हमें दे देगा, उसके बाद वो क्या होगा, हम कर्जा भी नहीं उतार पाएंगे जो हमें कर्जा भी मिल रहा है। तो लोग भरोसा नहीं कर रहे, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, ना मौजूदा जाली हुकूमत के ऊपर, और किसी किस्म का एतबार ना करने की वजह से कारोबारी जिंदगी बंद है। लिहाजा अवाम का खून नचोड़ के अब ये पैसा इकट्ठा करते हैं कि कुछ भी करके ये दिवालिया से पाकिस्तान को बचाएं। नाजरीन, तरजीहात जब इस तरह की होना तो अवाम को कोई नहीं पूछता। इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। एक जर्नलिस्ट हैं जफर नकवी साहब, उन्होंने एक बड़ा ही दिल खराश वाकया रिपोर्ट किया, और ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उन्होंने हल्फन इस बात को रिपोर्ट किया। नॉर्मली जर्नलिस्ट ऐसी बात नहीं लिखता कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फन ये बात कर रहा हूं, ऐसा जर्नलिस्ट नहीं कहता। लेकिन उन्होंने ये कहा क्योंकि ये वाकया वो जाती तौर पे जानते हैं, उनको अच्छी तरह इसका पता है। वो ये कहते हैं कि मेरा एक जानने वाला लड़का है, पंजाब में गाड़ियों के शोरूम पर काम करता है। इसने किसी वकील से कोई गाड़ी ली, कुछ पैसे रहते थे। ये लड़का और दो लड़के वकील से पैसे लेने वहां पे गए और वहां पे रोला पड़ गया और उस वकील से इनकी लड़ाई हो गई। उस वकील ने इन पर डकैती का पर्चा करवा दिया और 2024 का ये केस है। चंद हफ्ते पहले सीटीडी वाले इस लड़के को उठाकर ले गए और तफ्तीश शुरू कर दी। इस बच्चे की दाईं टांग पर हथौड़ा मारा, नीचे पत्थर रखा और बीच में टांग और ऊपर से हथौड़ा मारा और बच्चे की टांग का कचूमर निकाल दिया। बच्चे की टांग जाया हो गई। वो एक यतीम बच्चा है। उसकी मां धाड़े मार मार कर मरियम नवाज को बद्दुआएं दे रही है। पूछना यह था कि पंजाब क्या हलाकू खान की हुकूमत आ गई है? कोई खुदा का खौफ नहीं रह गया? कोई फिरौन और नमरूद के अंजाम से डरो? मेरी आंखों से तो आंसू नहीं थम रहे। अब ये बात एक जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि सीटीडी को पंजाब का किलिंग स्क्वाड बना दिया गया है। तुम्हें अदालती इख्तियार इस्तेमाल करने का किसने हक दिया? मावरा अदालत लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है पंजाब के अंदर कि अगर आप किसी पुलिस वाले को नापसंद हैं तो वो सीसीडी के जरिए आपको मरवा भी सकता है,
आपको माजूर भी करवा सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है एक जाली मुकदमा दर्ज करके। तो पंजाब में एक पुलिस राज नाफिज कर दिया गया है। देखिए, उन ममालिक में पुलिस ताकतवर और पूरे इख्तियारात के साथ बहुत अच्छी भी लगती है जहां पे इंसाफ होता है। पाकिस्तान में तो इंसाफ है ही नहीं। पुलिस का महकमा जो है वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमों में से एक महकमा है। अब जब इन लोगों को आप इतने बड़े इख्तियारात दे देंगे कि ये इंसान को कत्ल भी कर सकते हैं, हालांकि ये मावराए कानून है, मावराए अदालत है। आप अदालत में जाएं, केस चलाएं, अदालत फांसी देती है तो दे दे, अदालत उम्र कैद दे सकती है, लंबी सजा दे सकती है। लेकिन यहां पुलिस ने एक आसान रास्ता ढूंढा, जो पसंद नहीं है या जो मुजरिम है उसका फैसला खुद ही कर दो। और बहुत सारे बेगुनाह भी पुलिस के इस बदले की भेंट चढ़ गए। लोगों ने बहुत पैसा देके अपने मुखालिफिन को भी कत्ल करवाया। अब ये जो मामला है ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि वकील के साथ पैसों का रोला था, वहां पे लड़ाई होती है, वकील पर्चा करवाता है, बंदा उठवाता है। 2024 में पर्चा हुआ, 2026 में बंदा उठा के नीचे पत्थर रखा, ऊपर टांग रखी, ऊपर से थोड़ा मारा और हड्डियों का कचूमर बना दिया। अब उसकी टांग ज़ाया हो गई और वो यतीम बच्चा है और इकलौता वहां पे अपनी माँ का वारिस है। ये जफर नकवी साहब जो जर्नलिस्ट है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। ये कितनी अफसोसनाक बात है। नादरीन, शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को टेलीफोन किया है। ये ज़रा खबर मैं आपको पढ़ के पहले सुना दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉर्मलाइज कर दिया सूरत हाल को जाली हुकूमत के साथ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी रब्ता नहीं किया। अभी रब्ता क्यों कर रहा है ये मैं आपको समझा देता हूं। अलीमा खानम ने ऐलान किया कि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगा अपने तमाम MPs को लेकर मंगल वाले दिन। अब मंगल आने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। अब अडियाला के बाहर सुहेल अफरीदी ने किस लिमिट तक जाना है ये भी तो चीज तय होनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ऐसी जमात बन गई है जो अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही। यानी बतौर अपोजिशन उन्होंने हुकूमत के लिए किसी एक दिन भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे हुकूमत के माथे पे बल आया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों का कत्लेआम किया गया, इन्होंने आज तक FIR तक दर्ज नहीं करवाई। इमरान खान की आंख ज़ाया कर दी। तमाम चीज़ों को अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यानी जाली हुकूमत को पहले तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन लगभग अब इन्होंने 2 साल के बाद इतनी तब्दीली आ गई है कि जाली हुकूमत को तस्लीम कर दिया है। वज़ीर आज़म या वज़रा से रब्ता पहले बड़ी मायूब बात समझी जाती थी, अब बहुत नॉर्मल है। अब तो किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने क्यों बात की। देखें, वज़ीर आज़म ने इससे पहले बड़े बड़े वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के, कभी रब्ता नहीं किया। अभी एक वाक़या हुआ उसके ऊपर रब्ता किया, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और है। पहले सुहेल अफरीदी ने बताया था कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो शहबाज शरीफ ने कहा पूछ कर बताता हूं। अब तो सुहेल अफरीदी भी पूछ कर बताते ही नहीं है कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। बहरहाल शहबाज शरीफ से पूछ के वो बता दें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्यों नहीं हो पा रही। फिर इमरान खान के मामला पर पहले वावेला होता था, रोला डलता था कि इमरान खान को कह दे तन्हाई में ना डालो, उसके जाली मुकदमात के ऊपर बस कर दो, या इमरान खान की सेहत के साथ ना खेलो। अब इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करता, बस सिर्फ ऐसा है कि कोई गुजरते हुए स्टेटमेंट दे दिया, किसी जगह पे छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हर जुल्म को और जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, उन तमाम चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इमरान खान के बड़े बड़े मुतालबात पे यू टर्न ले चुकी है। मिसाल के तौर पर जरगे जो हुए उनके फैसले कहाँ गए? जो ड्रोन्स होते थे, अब भी होते हैं, उनके ऊपर जो इकदामात लिए जाने थे वो कहां गए? जो ऑपरेशन रोकने थे, क्या रुक गए हैं? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। जो मुदाखलत हो रही थी लगातार, उस मुदाखलत को खत्म किया जाना था, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, अब तो कंट्रोल ज्यादा मजबूत हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद जाता है जुनैद अकबर साहब की और असद कैसर साहब की क़यादत में, और वो फैसल करीम कुंडी साहब जो इमरान खान साहब की जेल का मजाक भी उड़ाते हैं, वो उनसे जाके मुलाकात करता है। देखिए, अगर सूबाई हुकूमत मिलती है और सूबे के मामलात को तय करती है या डिस्कस करती है फैसल करीम कुंडी से, जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन जिन लोगों ने तहरीक चलानी है, जिन लोगों ने इमरान खान के लिए आवाज उठानी है, वो जाकर मिल रहे हैं जनाब हमारे सूबे में गंदुम नहीं आ पा रही। ये तो बात वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला पंजाब से या शहबाज शरीफ से करनी है, या गवर्नर को करनी है तो गवर्नर जाके वफाक को बताएगा, सदर को बताएगा। लेकिन मामला यह है कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों का वफद ये जाकर मिलता है फैसल करीम कुंडी साहब से, और ये चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बता दिया गया है कि इमरान खान का सियासत में अब कोई हिस्सा नहीं है। अगर आपने अपनी सियासत बचानी है तो आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, इन्हीं पॉलिटिकल लोगों के साथ आप गुजारा करें और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो गलत करते हैं, ठीक करते हैं, उस तरफ देखना आप छोड़ दें। आसिम मुनीर साहब ने एक खिताब भी किया है, उसमें उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि सब ने इकट्ठे होकर जो भारत ने किया उसका जवाब दिया। तो देखिए, आसिम मुनीर साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मीडिया पे जो साइबर वॉर है उसका मुकाबला सबने मिलकर किया था। तो अब कोई भी टाउट मुंह खोलने से पहले सोच ले कि आसिम मुनीर साहब ने खुद कह दिया है कि सब ने मिलकर किया था, और ये एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ दिया था पाकिस्तानी अफवाज का उस वक्त जब इंडिया के साथ पाकिस्तानी अफवाज लड़ रही थी। गो कि उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी तलवार मजीद तेज कर ली, अपना टोका और तेज करके उन पर फेर दिया, उनको मजीद तबाह बर्बाद किया, इमरान खान साहब के ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ की, आईनी तरमीम के जरिए से फील्ड मार्शल बन गए, इस्तिस्ना ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। ये सारे फायदे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खास तौर पे आसिम मुनीर साहब ने उठाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को सिला ये मिला पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कि हालांकि इतने शिकवे इतने गिले थे उनके, फिर भी वो पूरी ताकत से खड़े हुए। ये उनका बड़ापन है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बाद में मजीद बुरे तरीके से कुचल दिया गया, ये किया गया। नाज़रीन, मैंने कुछ अर्सा पहले खबर आपको दी थी कि एक शख्सियत के लिए मोहसिन पाकिस्तान मरहूम अब्दुल कदीर खान साहब का जो घर है जो इस्लामाबाद में मौजूद है उसको तैयार किया जा रहा है। मैंने आपको ये खबर दी थी आज से कुछ अर्सा पहले। अब जनाब ये खबर की तस्दीक आ गई है और मैंने ये कहा था कि जो इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स हैं वो ज़रा पता कर लें अपने तौर पे कि ये किसके लिए किया जा रहा है। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए किया जा रहा था और इस्लामाबाद के सेक्टर E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का घर उन्हें अलॉट कर दिया गया। इससे पहले उसको बड़ा शानदार तरीके से उनकी मर्जी के मुताबिक बेशुमार कौम का पैसा लगाकर उसको रेनोवेट किया गया और उन्होंने अपनी मर्जी से पूरा घर विजिट भी किया, जाकर देखा भी, अपनी मर्जी की चीज़ें बताई, यहाँ ये बना दो, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो। शानदार रेनोवेशन के बाद, क्योंकि उन्होंने काम करने हैं ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और एक ऐसी आईनी अदालत बनाई गई है जो हर गैर आईनी काम को तहफ़्फ़ुज़ देगी। पाकिस्तान में चाहे फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हों, चाहे कोई भी जुल्म और बर्बरियत हो पाकिस्तान में जो अब आईनी अदालत बनाई गई है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो इन जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम भी किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के मुलाजमीन के जुडिशल और यूटिलिटी अलाउंस में मौजूदा बेसिक सैलरी के 50% तक का इजाफा कर दिया गया। नए अलाउंसेस का इतलाक वफाकी आईनी अदालत के तमाम मुलाजमीन पर फौरी तौर पर होगा। पाकिस्तानियों को कुचल रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, जबकि उन जजों को और उनके अमले को फायदा पहुंचा रहे हैं जिन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तमाम फैसले करने हैं। हमें बार बार एक बात की जाती है पाकिस्तानियों को, मैं जरा इसको क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज जो सऊदी अरब में गई है ये बहुत बड़ी सआदत है। मेरा सवाल ये है कि इससे पहले तो सबसे ज्यादा अमरीकी फौज सऊदी अरब में मौजूद है, क्या ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी सआदत है? पाकिस्तानी फौज वहां पे ये कहती है कि हम मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए गए, वो तो पूरी दुनिया का हर मुसलमान करेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर आपने पैसे सऊदी अरब से क्यों लिए? जब आप सऊदी अरब से अरबों डॉलर लेते हैं और उसके बदले में आपकी फौज जाती है तो फिर आप इसको सआदत नहीं कह सकते। जब अमरीकी फौज भी वहां पे उसी काम पे मौजूद है और आप भी उसी काम पे मौजूद हैं तो फिर यह सआदत नहीं हो सकती। ये तो सऊदी अरब की और वहां की हुकूमत की हिफाजत है और आप ये काम कर रहे हैं और आपने पार्लियामेंट में, कैबिनेट में, किसी जगह पे भी इसको डिस्कस नहीं किया। हम पाकिस्तानी जरा जज्बाती लोग हैं ना, हम जल्दी जज्बाती हो जाते हैं हर महीने शरीफैन का नाम सुनकर। हमसे पहले ये सआदत जो है वो अमेरिका को मिल चुकी है। यूक्रेन के साथ भी सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया तो यूक्रेन एक मुसलमान मुल्क नहीं है, उसको भी ये सआदत मिल चुकी है। चाइना भी ये सआदत लेना चाहता है। इंडिया का जो आर्मी चीफ है वो भी वहां पे जाता है, भारतीय वज़ीर आज़म भी जाता है, वो भी ये सआदत लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। अगर सआदत लेनी है तो फिर पाकिस्तानी फौज को इस नुक्ता नज़र से मस्जिद अक्सा में भी जाना चाहिए जहां पर ज्यादा जरूरत है। वो बड़ी सआदत है इस वक्त, यहां पे तो फौज मौजूद है, हिफाजत मौजूद है, वहां पे तो लगातार जुल्म और जबर हो रहा है ना। अगर ये सआदत आपने लेनी है तो फिर आप मस्जिद अक्सा जाइए, वहां पे भी आपको ये सआदत मिल सकती है। तो सआदत के बदले में फिर आप डॉलर नहीं लेते। सऊदी अरब से आपने जिस तरह डॉलर लिए हैं तो इसको आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। नादरीन, मुश्तबा खामनाई के हवाले से खबर है कि एक दूसरी अहम शख्सियत ने मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की है। देखें, इससे पहले एक मुलाकात हुई थी उनकी
ईरानी सदर से, जो रिपोर्ट हुई 7 मई को ईरानी सदर ने मुलाकात की थी। और अब एक मुलाकात हुई है खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हई से। और ये जो मुलाकात हुई है ये भी खुफिया रखी गई है, लेकिन मुलाकात अनाउंस कर दी गई है। देखिए, मुश्तबा खामनई अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहे हैं। ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। इसराइल और अमेरिका अपने पूरे वसाइल लगाने के बावजूद ये पता करवाने में कामयाब नहीं हुआ कि वो किस खुफिया ठिकाने पर मौजूद हैं, वरना उनके ऊपर ज़रूर अटैक किया जाता। इससे पहले जब अटैक किया गया था तो उसके अंदर वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उनका तकरीबन सारा ख़ानदान शहीद हो गया था। अब वो ज़ख्मी हो गए थे, उनके बारे में बताया जाता है, मुबैना इतलात हैं, ईरान की जानिब से तो कोई खबर ऐसी नहीं दी गई कि वो ज़ख्मी काफ़ी हो गए थे, उनके बाजू पर शदीद चोटें आई थी, उनकी टांग पर चोटें आई थी, लेकिन काफ़ी बेहतरी उनकी सेहत में आई है। दूसरा, उनके चेहरे पे कुछ चोटें रिपोर्ट हुई थी और कुछ प्लास्टिक सर्जरीज की जाएंगी, इस बारे में भी बातचीत की गई थी, लेकिन ईरान की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये खबरें सोर्सेज के जरिए से सामने आती रही हैं। अब मेडिकल का अमला उनके आसपास मौजूद है, लेकिन वो पूरे होशो हवास में है और ये जितने भी अहम फैसले हो रहे हैं उन फैसलों में वो अपना किरदार अदा करते हैं। नामालूम मकाम से वो अपनी पैगाम रसानी कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत पुराना तरीका था खत लिखकर भेजना। ना वो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, ना कोई मवासलाती निज़ाम वहां पे है, ना वहां पे कोई सिग्नल आते जाते हैं। तो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई इस वक्त खत लिख के उसके जरिए से अपने पैगामात अपनी हुकूमत तक पहुंचाते हैं और जितनी अहम चीज़ें हैं वो भी उन तक तहरीरी तौर पे पहुंचाई जाती हैं और उनको बताया जाता है। तो इस तरीके से वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त का इंतजार करेंगे जब तक कि मुकम्मल ठोस जंगबंदी नहीं हो जाती। अभी अमेरिका का एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनई की अभी फ्यूनरल का भी एहतमाम होना है, जिसमें पूरा ख़ानदान भी सामने आएगा, ईरान की सियासी क़यादत भी सामने आएगी और अवाम लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे। ये काम अभी ईरान में होना है नाज़रीन। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद दुनिया में ना एक नई सोच पैदा हो गई है। मादुरो को उठाकर ले गए, आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए। इससे यह पता चल रहा है कि जो सियासी क़यादत है दुनिया के अंदर या लीडर्स हैं वो अब महफूज नहीं है, ताकतवर आएंगे आकर उनको मार देंगे। तो शुमाली कोरिया ने अपने आइन में एक अजीबोगरीब तब्दीली कर दी है। अल्फाज बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पूरी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आइन में यह लिख दिया गया है कि अगर किसी सूरत भी किम जोंग उन जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, अगर उन्हें किसी भी सूरत में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो शुमाली कोरिया ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे एटमी हमला कर देगा। अब वो ये एटमी हमला किस पे करेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एटमी हमला कर देगा। अब शुमाली कोरिया का दुनिया में दुश्मन कौन है? वो अमेरिका को अपना मेन दुश्मन समझते हैं। उनकी जनूबी कोरिया से भी लड़ाई है, उनकी जापान के साथ भी लड़ाई है, वो अमरीकी इत्तहादियों से उनका फड्डा है। चाइना और रशिया उसके बड़े इत्तहादी हैं शुमाली कोरिया के, जबकि शुमाली कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अब यह अमेरिका में खतरे की घंटी बज रही है कि अगर किम जोंग उनको कुछ भी हो गया तो ये ऑटोमेटिकली वहां से एटम बम और मिसाइल उड़ेंगे और वो एटम बम मारेंगे अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के इत्तहादियों के ऊपर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बराह रास्त ये लफ्ज तो नहीं है कि किम अगर कत्ल हो जाता है। वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इफ द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ओवर द स्टेट्स न्यूक्लियर फोर्सेज इज प्लेस्ड इन डेंजर बाय हॉस्टाइल फोर्सेज, ये वहां पे जुमला इस्तेमाल किया गया। लेकिन असल बात यह है कि वहां पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसका मरकज किसके कंट्रोल में है? वो तो किम के कंट्रोल में है। तो अगर किम जोंग उनको कुछ होता है, और सादा मतलब यह है कि अगर उन्हें कत्ल किया जाता है, तो अब तो वो बहुत महफूज आदमी है। दुनिया को उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी हिफाजत का, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज लिख गए हैं और वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे ऑटोमेटिकली मिसाइल उड़ेंगे और वो उनके दुश्मनों के ऊपर बरसेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक खबर है, मुख्तसर मैं बताता हूं, इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे कि यूएई पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर रहा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान भेज दिया है। हुकूमत ने इसकी तरदीद की है, लेकिन हकीकत क्या है हम एक और वीलॉग में इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।